ठीक है। हाँ अब देखो नेगेटिव में कितना चार्ज आप देख सकते हो, 3 नेगेटिव है, ठीक है, 3 माइनस है ना। तो आप जो 3 ऑक्सीजन है उनको एक एक नेगेटिव है वो सबको दे दो, ठीक है। तो एक मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव वाला वो यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ चार्ज दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, ठीक है। बाकी के सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 हो जाएंगे सबके पास। इस तरह से ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास, यहाँ भी 7 हो गए, यहाँ भी 7 हो गए। तो कितने शेयर करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दो, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रख दो, फिर यहाँ पे रख दो, ठीक है, इस तरह से। ओके नेक्स्ट ऊपर वाला ऑक्सीजन की बात करें हम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के दो इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बन जाएगा, यहाँ पे डबल बन जाएगा, ठीक है। अब आप सब पे जो फॉर्मल चार्ज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 1 नंबर एटम नाम दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर दे दो, इसको 5 नंबर दे दो। हाँ दृष्टि क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 हो सकती है, ठीक है। हाँ सिर्फ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ ऊपर वाला। बना सकता है, बट रियलिटी में जो स्ट्रक्चर होती है वीवीटी के अकॉर्डिंग यही होती है, ठीक है। तुम सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते यहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़ाने के लिए तो बढ़ा के फॉर्मल चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, ओवरऑल चार्ज इस पे -3 आने वाला है, ठीक है। बट एक्चुअली में जो इसकी रियल स्ट्रक्चर यही होती है फॉस्फेट आयन, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। 3 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को कैसे दे सकते हैं यार, मैंने बताया था ना, जो सराउंडिंग एटम है उसी को प्रोवाइड करने हैं चंद्रशेखर। फॉस्फोरस को देगा तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। अब आप 1 2 3 4 5 इस तरह से मार्किंग कर लो, ठीक है। तो पहले मैं एटम 1 पे निकाल रहा हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1 पे। एटम 1 ऑक्सीजन है, तो जब ये फ्री स्टेट में होता है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, सबको पता है 6 होते हैं माइनस। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, लोन पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस हाफ हो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, एक बॉन्ड बन रहा है इस ऑक्सीजन के, देखो ये बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं, 2, है ना। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, है ना, 2 हो गए। तो कितना आ जाएगा चार्ज, -1, ठीक है। जैसा ये 1 एटम है वैसा ही एटम 2 है, वैसा ही एटम 3 है ना, सेम स्ट्रक्चर है, सेम एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी ये आपने नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया, ठीक है। तो इन सब पे तीनों पे फॉर्मल चार्ज कितना आने वाला है, -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, ठीक है। बाकी के एटम्स का निकाल लो, एटम 4 पे निकालू मैं, ठीक है। एटम 4 फॉस्फोरस पे निकाल दो, फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, 0, माइनस हाफ हो। कितने टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, फॉस्फोरस के चारों तरफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ठीक है। तो 5 बॉन्ड में कितने लगेंगे, 10, ठीक है। तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 5 वाले ऑक्सीजन पे आप निकालोगे, तो एटम 5 ऑक्सीजन आप देख रहे हो, ठीक है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 4 है ना, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है इसका, -3 आ रहा है ना, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। यदि आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बढ़ाया भी, ठीक है, तो बनाने से क्या आएगा, इस फॉस्फोरस पे बना जाएगा, इस पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 और +1 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आंसर आपका -3 आने वाला है ओवरऑल, ठीक है। बट फॉस्फेट आयन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप
वीबीटी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मेन उन सब की स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, ओवरलैपिंग चैप्टर में। हाँ जसनूर सिंह, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है? मैंने आपको, आप बोलिए जसनूर सिंह। यस सर। तुम आज नए नए आए हो? नो सर। तो तुम्हारा डेमो डेमो क्लास चल रहा है? सर कोड नहीं मिला था, मैम ने कहा था भी अच्छा आगे अच्छा, डेमो लिख देखो लेना। डेमो का तो यहाँ पे वैसे कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि चैप्टर है वो बीच में से चल रहा है, ठीक है। आपको आपका पहले पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आता है, नहीं तो मतलब नया नया है आप, ठीक है, तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नहीं सर समझ में आ रहा है। हाँ चलो चलो ठीक है। ओके। वैसे ही मैं अमनप्रीत को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उन सबका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, ठीक है, केमिकल बॉन्ड। हाँ आदित्य कुमार, क्या प्रॉब्लम है? सर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाले पे फॉस्फेट आयन पे, हाँ हाँ, सर वो नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे फिर? आ तो गए ना भाई। अरे सर वो नहीं मतलब आएंगे, जब अकेला हो तब देखना है, ठीक है। यहाँ पे तो वैलेंस में आ रहे हैं, बॉन्डिंग में आ रहे हैं, बट जब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा था मन, जब ऑक्सीजन या कोई एटम फ्री होता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री वाले के लेने हैं। जब ऑक्सीजन फ्री होता है तो कितने होते हैं, तुम बताओ? यस सर। सर और जो ऊपर 3 चार्ज आता है वो इसी के कारण आता है? हाँ 3 - चार्ज इसी के कारण आता है। ओके। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें हम, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, वो दो टाइप के होंगे बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जब बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम केमिकल बॉन्ड को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज द वीक बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होते हैं जिसमें जब बॉन्ड बनता है या बॉन्ड जब टूटता है, ठीक है, देखो बनेगा तो मान लो एनर्जी -200 निकल रही है, तो आप उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो भी आपको एनर्जी कितनी लगेगी, +200 लगेगी, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट पहले बता दिया था। बॉन्ड जब बनता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जब बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि इसमें बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू 200 या 200 से ऊपर होती है, ठीक है, 200 से मतलब ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? एक तो आयनिक बॉन्ड आता है, एक कोवलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, और एक मेटेलिक बॉन्ड आता है, ठीक है। तो 4 टाइप के बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आएंगे, ठीक है। आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या है? वो बॉन्ड्स जिन जो बनते हैं तो जिसमें एनर्जी क्या होती है, मोर रिलीज होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, ठीक है। और वीक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। वीक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 2 किलो जूल से 45 किलो जूल के बीच में होती है, ठीक है। ये इंटरवल होता है 2 से 45 तक, ठीक है, उसके बीच में आ जाएगी। आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है, जस्ट आपको ये समझना है, ठीक है। वीक बॉन्ड में दो टाइप के बॉन्ड आते हैं, वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द वांडरवाल फोर्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वांडरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 8 to 42 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि वांडरवाल फोर्स होती है उनकी 2 से 8 तक होती है, ठीक है। तो वांडरवाल फोर्स है वो नेचर में सबसे वीक फोर्स होते हैं, ठीक है। और वांडरवाल जो वीक बॉन्ड में दो टाइप के आएंगे, वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द वांडरवाल फोर्स। और वांडरवाल फोर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। वांडरवाल फोर्स 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। इनको भी मैं पढ़ाऊंगा जब आगे है ना, हम एक एक बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब इन बॉन्ड्स को भी हम बात करेंगे, ठीक है।
अभी फिलहाल आप इसके नाम जान लो कि जो आपके वांडरवाल फोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज द आयन डाइपोल, ठीक है। फर्स्ट वन जो फोर्स है वो है आयन डाइपोल। इसका मीनिंग क्या है? जब एक केटायन और एक डाइपोल के बीच में या एनायन या एक डाइपोल के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड वन इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। दो डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। थर्ड वन इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और फोर्थ इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड फिफ्थ वन इज द डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज द डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। डाइपोल क्या होता है देखो बताते हैं। डाइपोल का मीनिंग ये होता है, देखो सपोज करो HCl है, ठीक है, ठीक है। HCl क्या है? कोवलेंट है, बिकॉज नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइपोल। यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यदि डेल्टा चार्ज के द्वारा पोल क्रिएट होते हैं तो उसको डाइपोल बोलते हैं हम, ठीक है। माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा, ठीक है, इसको हम डाइपोल बोलेंगे। हाँ डाइपोल क्लियर है? सरमनप्रीत सिंह, लिजा, ठीक है। तो ये 5 टाइप के वांडरवाल फोर्स है, ठीक है, 5 टाइप के वांडरवाल फोर्स है। अरे भाई, अरे HCl देखो मॉलिक्यूल है, इसमें जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अरे भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं होता? हाइड्रोजन होता है लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। दो पोल बन गए, डाई मतलब दो, पोल मतलब माइनस या प्लस चार्ज का जो बनता है, ठीक है, उसको पोल बोलते हैं, ठीक है। तो डाइपोल हो गया। हाँ क्या प्रॉब्लम है हरजोत सिंह? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग। सर फॉस्फेट वाला समय नहीं आया। तो फिर वीडियो दोबारा देख लेना एक बार। ओके सर। वीडियो में तो सेम ही समझाया है ना, दोबारा वैसा ही मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप स्ट्रक्चर को दोबारा देख लेना, और क्या। सर स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला वो नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नहीं होते फॉस्फोरस में, और ऑक्सीजन में 6 नहीं होते? पता कौन सा समझ में नहीं है इसमें, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? गलती से हो गया सर। ओके ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करके रखो, ठीक है। हाँ ओके सर। हाँ, मतलब कुछ भी मत पूछो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये आती हो, ठीक है, तभी आगे केमिकल बॉन्डिंग को प्रोसीड कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, बट आप वो चीजें पूछ रहे हो जो आपकी पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता वो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑक्टेट रूल है, उसकी लिमिटेशंस है, सीधी सीधी बात है, ठीक है चंद्रशेखर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट हो सकता है बिकॉज उसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होते हैं, वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, और इसको मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, किस तरह से बढ़ा सकता है। जस्ट वेट कीजिए आप, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें भी पड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे एक सिग्मा और पाई होता है, यहाँ पे एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा, तो बहुत सारी चीजें पड़ी है, ठीक है। अभी आप वेट कीजिए जस्ट, ठीक है, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। तो देखो अब हम जो केमिकल बॉन्ड्स है, दो टाइप के बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, ठीक है।
तो हमने उनको बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से क्लासिफाई भी किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे, आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैटायन और एनायन के बीच में मतलब फुल चार्ज रहता है। आपका कैटायन पे भी प्लस चार्ज फुल होगा और एनायन पे भी फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो नाम, आयनिक भी है और इलेक्ट्रोवेलेंट भी है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, बनता कैसे, देखो ध्यान दो इधर। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स as a result of the complete transfer of one or more electrons from one atom to another atom is called आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मींस दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो सेकेंड एटम है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। एक एटम इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का भी लॉस कर सकता है और दो का भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो कितने लॉस कर सकता है। जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Na+ बनाएगा, बट जो मैग्नीशियम है वो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, वो Mg+2 बनाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके एटम पे कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। बिकॉज जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं, है ना। बिकॉज उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोर नेगेटिव होती है, आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली गेन हो जाता है नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज करो x और y दो आपके पास एटम है, ठीक है, लेटेस्ट कंसीडर, ठीक है, x मान लो, ठीक है, लेटेस्ट कंसीडर, अभी हम मान रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं आप x को भी मान सकते हो y को भी मान सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ कि x है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, x है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो y है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लो होती है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली क्या होते हैं, मेटल्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। हाँ, मेटल क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है, y क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं NaCl का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, NaCl का, ठीक है, एक बार समझाने के लिए, जैसे सोडियम है ना, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियॉन 3s1, ठीक है, और क्लोरीन क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियॉन 3s2 3p5, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली कर देगा, ठीक है, बिकॉज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है ना। तो यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बना लेगा, Na+, है ना। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओके। और क्लोरीन क्या करेगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उसका गेन कर लेगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा वो Cl-। तो यहाँ पे ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कैटायन बन रहा है Na+, वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहा है नोबल गैस का, तो ये ऑर्गन का कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, वैसे स्टेबल है, बट एक कैटायन और एनायन की ये नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक कैटायन और एक एनायन की
ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चीज ये है कि आपको कुछ कंपाउंड्स दे रही है, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये ज्यादा आयनिक है या लेस आयनिक है, तो जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होते हैं, ठीक है, जो आयनिक करेक्टर होते हैं किसी बॉन्ड में, आयनिक जो करेक्टर होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। बिल्कुल सही बात है ना। कैसे, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, और एक HCl है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ठीक है, 3.1 के लगभग होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1, है ना। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख सकते हो, एक का डिफरेंस आ रहा है। और सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की कितनी होती है 3.1, सोडियम की कितनी होती है लगभग 1 के करीब, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2.1। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर वहां उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको कि जो आयनिक करेक्टर होते हैं बॉन्ड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक है, यदि आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, उनके बीच में सबसे आयनिक करेक्टर वाले बॉन्ड बनते हैं, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड कौन कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट बनाते हैं, बताओ आंसर दो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर वाले बॉन्ड या मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं। अमतेश्वर सिंह बिल्कुल सही है, प्रीतेंद्र सिंह राइट, दृष्टि राइट, राहुल बंसल राइट, ज्योतिका, अरे एग्जाम्पल रिपीट तो किया है, एक NaCl एक HCl है। अब आयनिक करेक्टर की बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.1 के करीब है, हाइड्रोजन की 2.1 है ना। यहाँ डिफरेंस कितना है 3.1 माइनस 2.1, एक का डिफरेंस है, और NaCl में डिफरेंस कितना है 2.1 का है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर वहां पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, ज्योतिका, आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर होगा, आयनिक करेक्टर वहां पे उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखो मेरी आवाज किसी के पास जोर से आ रही है तो उसका मतलब ये तो समझना कि सर गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि है ना एक पास में कुछ ऐसे ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, कुछ है ना इधर ग्राउंड बन रहा है, तो फिर है ना आपके पास कईयों के पास आवाज नहीं है, तो मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि वो गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, है ना। हाँ ओके, और किसी के प्रीवियस पीछे से कोई डाउट है तो वो है ना टेलीग्राम पे इंडिविजुअल मैसेज कर देना। ठीक है, पिछली वाली क्लासेस के वगैरह, ठीक है, तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, ओके, तो देखो ये आप नोट्स बनाए हुए उसमें से देख लेना। आयनिक करेक्टर इन ए बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयनिक बॉन्ड में मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, मोर विल बी द आयनिक करेक्टर इन द बॉन्ड। यदि दो ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है, आयनिक करेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। एल्कली मेटल और हेलोजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। नोबल गैस को आप छोड़ देना। ठीक है, ऐसा नहीं आप एल्कली मेटल और नोबल गैस की डिस्टेंस को देख लेना, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, बट जो नोबल गैस होती है वो इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी होती है जतिन सिंगला, आपको कुछ वैल्यू बताई थी पोलिंग स्केल पे, वो याद करनी है। मैंने बताया था आपको 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए, हेलोजेंस की, एल्कली मेटल की, ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ऊपर ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो थोड़े बहुत याद होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे हम पोलिंग स्केल से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ठीक है, तो वो स्केल आपको कोई काम में नहीं लेना, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जितना लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। एग्जांपल जैसे CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो कैल्शियम की यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो 2 होती है, और क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ठीक है, हमें एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखनी है, 2 के रेस्पेक्ट में नहीं। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैलेंसी एक ही चीज है। ठीक है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोवैलेंसी कोवलेंट कंपाउंड में होती है। ठीक है, तो यदि कोई आयनिक कंपाउंड में जो मेटल या नॉन मेटल है जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करे वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी सारा को क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो आयनिक बॉन्ड होता है ना या आयनिक जो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, उसमें जो केटायन और एनायन है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, मतलब आप किधर से भी ला सकते हो, ऐसी बात नहीं। जैसे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जसनूर सिंह आ जाएगी आवाज। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी वो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नेटवर्क। ठीक है, जैसे मान लो आपको पी ऑर्बिटल बनाना है, पीएक्स बनाना है। ठीक है, पीएक्स, तो पीएक्स कैसे बनाते हो आप? एक डंबल एक्स एक्सिस पे इस तरह से रख देते हो। ठीक है ना, पॉजिटिव पे और नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आपका जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बन गया है ना। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्बिटल है। ठीक है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। ठीक है, जब वो कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो होगा क्या? ठीक है, तो क्लोज आएंगे। ठीक है, तो क्लोज आएंगे तो इनमें क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग की बात होती है। ठीक है, हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आपका ऑर्बिटल किसी न किसी डायरेक्शन में तो होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये आदित्य कुमार, ये मैंने पीएक्स की शेप बनाई है, पीएक्स ऑर्बिटल की। ठीक है, इस तरह से होती है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने डंबल को एक्स एक्सिस पे रखा है पीएक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वहां पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पे कुछ डायरेक्शन के हिसाब से ओवरलैपिंग होती है, बट आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे कोई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, दूसरा गेन कर देता है। ठीक है, जैसे NaCl है, यहाँ पे एक लॉस कर देगा तो दूसरा गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप नहीं करेंगे आप। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस मानने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड होता है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, जबकि जो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, बिकॉज जो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से डिसाइड होते हैं। ठीक है, और जब आप किसी ऑर्बिटल की शेप बनाओगे तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि पीएक्स कैसे बनता है, पीवाई कैसे बनता है ना, डीएक्सवाई कैसे बनता है। ठीक है, ये सब ज्योमेट्री आपने बनाई होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसलिए कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आएगी। ठीक है, हम आयनिक कंपाउंड है उनको स्पेस में अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, हम कोवलेंट कंपाउंड को हम स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मीनिंग है, देखो एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है,
जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो जैसे हम किसी शेप या ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से अरेंज करें, ठीक है, तो स्पेस में रीअरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लो ये कार्बन है ना, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से है, ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, सबको पता है। दिस इज द कोवलेंट, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली में जो CH4 है वो प्लेनर नहीं होता, ठीक है। आप सोच रहे हो इस कागज वाले प्लेन में है सारे एटम्स, ठीक है, जो 500 एटम्स है वो इस कॉपी के प्लेन में नहीं है, ठीक है, जो आपका जो में ये व्हाइट पेपर है इसके प्लेन में नहीं होते, ठीक है। ये नॉन प्लेनर होता है। किस तरह से होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। मतलब आप जब इसको देखोगे, ठीक है, तो ये प्रिज्म टाइप का होता है, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया, ये चारों बॉन्ड्स इस तरह से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्लेन के बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, प्लेन के आउटसाइड, है ना, और ये प्लेन के बिलो दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। बाकी दो आपको प्लेन में दिखाई देंगे यदि आप इसको अच्छे से इस ज्योमेट्री को देखोगे तो, ठीक है। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट आप वेट करना। होंगे, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन देख रहे हो आप, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन मान लो इस प्लेन में है, ठीक है। सपोज करो ये जो 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ठीक है, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये इस कागज वाले प्लेन में है, ठीक है, इस प्लेन में है, ठीक है। तो ये वाले हाइड्रोजन है और ये वाले हाइड्रोजन है, एक इस प्लेन के क्या जाएगा, आउट ऑफ दी जाएगा, जबकि एक इस प्लेन के बिलो दी जाएगा, ठीक है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज ए डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म वगैरह शो कर सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्पेस में हम अरेंजमेंट अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। ये तो देखो 4 एटम एक जैसे है, यदि मान लो 4 एटम अलग अलग हो जाए, यहाँ पे क्लोरीन हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ ब्रोमीन हो जाए, ठीक है, अलग अलग ले लूं मैं, है ना। कार्बन के चारों तरफ जो 4 एटम्स है वो डिफरेंट ले लूं, ठीक है, तो सबका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। कोई प्लेन में रहेगा तो कोई प्लेन के आउट ऑफ दी जाएगा, कोई प्लेन के बिलो दी जाएगा, ठीक है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, उनको हम स्पेस में रीअरेंज कर सकते हैं। पर जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनमें जो नॉन डायरेक्शनल नेचर होने के कारण यहाँ पे वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाकी डिटेल में डिस्कशन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। अरे इसके लिए एक्सिस 3 ही होती है हमेशा, ठीक है, एक्सिस 3 ही होगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 4 नहीं होगी, ठीक है। बट ये आपस में 90 पे नहीं है, एक्सिस है ना, ऐसा नहीं है। एक्सिस आप इस तरह से होगी, ये मान लो ये 90 पे तो है नहीं, 90 पे ऐसे बढ़ेगा एंगल, ठीक है। तो इसको एक्सिस में रिप्रेजेंट करना वो, ठीक है, एक अलग बात है, ठीक है। तो 90 पे कब होगी, देखो एक्सिस में, आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 1 मिनट आप वेट करो। देखो ये कब होगी, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर है NiCl Cl Cl Cl, ठीक है। तो यहाँ पे 90 पे आपस में, ठीक है, बॉन्ड। जबकि जो CH4 वाले मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो 10 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। ये आगे की बातें हैं, जब मैं बॉन्ड एंगल में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है। आपको बस इतना ही समझना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, और जो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम में बस इतना सा ही क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऐसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे मैंने बोल दिया आपको CI3F भी दे दिया मैंने आपको, C3H8 ऐसे दे दिया, ठीक है, एग्जांपल। एक मैंने आपको दे दिया इसमें RBCl, ठीक है, एक दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, जो आयनिक है इनमें से, ठीक है, वो कंपाउंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, RBCl, ठीक है। बस आपको एक बार इतना ही याद करना, बाकी की जो आइसोमेरिज्म आएगी तब डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ओके, एक और चीज ध्यान देना आप, जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो मोलर मास है उनको हम फॉर्मूला मास लेते हैं कई बार, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास NaCl है, ठीक है, आपसे पूछे इसका मोलर मास क्या है, ठीक है,
इसका मोलर मास क्या है। तो मोलर मास क्या होता है, दोनों का जो एटॉमिक मास है उनका सम कर दो, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड है उनका मोलर मास न लेके क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास लिया जाता है, ठीक है, फॉर्मूला मास, ठीक है। और जो कोवलेंट कंपाउंड है उसका हम मोलर मास लेते हैं, CH4 है, ये कोवलेंट है, इसका मोलर मास लेंगे। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, एक्चुअली मोलर मास और फॉर्मूला मास सेम ही आएगा। NaCl का जो मोलर मास है, फॉर्मूला मास है, वो एक ही आएगा। सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, ठीक है। बट आयनिक कंपाउंड का जो हम मोलर मास है उसकी जगह हम क्या लेते हैं, फॉर्मूला मास लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों, ठीक है, क्या रीजन है, देखो इसका रीजन क्या है। देखो जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा C6H12 है O6, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है C6H12 O6। आपसे पूछे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो आप क्या लिखोगे, इंपेरिकल कैसे लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 12 है, ऑक्सीजन कितने 6, इनका सिंपल रेशियो ले लो आप, कितना हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो इसका जो इंपेरिकल मास है, इंपेरिकल फॉर्मूला है वो CH2O हो जाएगा, ठीक है। बट जो आयनिक कंपाउंड है यहाँ कोई सिंपल रेशियो नहीं होगा, ये 1:1 में ही रहेगा, ठीक है। NaCl 1:1 में ही है, तो इसका क्या सिंपल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इंपेरिकल फॉर्मूले के कारण फॉर्मूला मास लिया जाता है, ठीक है। और जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इसका हम क्या लेते हैं, मोलर मास लेते हैं, बस इतना ही है, इतना ही आप याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। आप फॉर्मूला मास की जगह मोलर मास ले भी लो तो एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बट एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है, ऐसा ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये जो आप पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड्स डोंट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे ओनली हैव इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किस तरह से निकालते हैं मोल कंसेप्ट में, ठीक है। NaCl हैज फॉर्मूला मास कितना होता है 58.5। प्रीतेंद्र फॉर्मूला मास और जो मोलर मास है वो एक ही चीज है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, वो आपस में सिंपल रेशियो में होते हैं। तो जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है उनका हम फॉर्मूला मास ले लेते हैं, ठीक है, और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उनका मोलर मास लेते हैं, दोनों एक ही चीज है, देयर इज नो डिफरेंस वैसे, ठीक है। नेम इसलिए चेंज किया क्योंकि जो ट्रेंड है जैसे IUPAC है, ठीक है, ठीक है, उसमें ये आपको जो कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से देख लिया, ठीक है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिंपल रेशियो में होते हैं, तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो उनका जो इंपेरिकल फॉर्मूला का यदि आप मास ऐड करोगे, ठीक है, तो फॉर्मूला मास बन जाता है, ठीक है, एक नेम दे दिया उसको, आपकी आंसर सेम आएगा, ठीक है। प्रीतेंद्र सिंह समझ में आ रहा है फॉर्मूला मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या है। ओके तो NaCl हैज द फॉर्मूला मास 58.5 है ना। और आपने देखा होगा मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, आपने नॉर्मेलिटी वर्ड सुना होगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी है वो हम जैसे मान लो नॉर्मेलिटी जैसे H2SO4 है सपोज करो, ठीक है, हाँ मीनिंग सेम है, नाम डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है बट कंसेप्ट सेम है, ठीक है, नाम बिल्कुल बिल्कुल इसका मीनिंग सेम है, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ठीक है, ओके तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है, क्या होती है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, ओके। जबकि आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है, क्या होती है, फॉर्मेलिटी, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, आप नॉर्मेलिटी निकालो चाहे फॉर्मेलिटी निकालो एक ही बात है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, बट एक तरह से नेम दे दिया, ठीक है। NaCl की फॉर्मेलिटी होगी जबकि H2SO4 की नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है नॉर्मेलिटी निकालने का, ठीक है, फॉर्मूला। जबकि फॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला भी यही होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, सेम चीज होगा, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, मोलर मास ले लेंगे, जबकि यहाँ पे क्या ले लेंगे, फॉर्मूला मास ले लेंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में जो मोलर मास की जगह क्या ले लेंगे, हम फॉर्मूला मास लेंगे, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेलिटी, जबकि जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है उनकी होती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी वाला आपने पढ़ा है क्या, मतलब बताओ, नहीं पढ़ा है तो बोलो। नॉर्मेलिटी आपको पढ़ाया है मोल कंसेप्ट में,
ठीक है, पढ़ा है तो फिर देख लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बस इसमें बस चेंज इतना ही है, ठीक है। बस एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए आप। अच्छा, इतने स्टूडेंट लगाए क्या? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है, इसको आप एक बार स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है नहीं, और नहीं पढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, एक बार स्किप कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट में नहीं आने वाला, ठीक है, और ना ही कोई एग्जाम में आपसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। एन फैक्टर है ये, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटे की क्लास लगेगी तब एन फैक्टर समझ में आएगा पूरा आपको, ठीक है। और एन फैक्टर है मोल कंसेप्ट का, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या होती है, फॉर्मेलिटी, बाकी जो कंपाउंड है उनकी होती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो क्लास हम है ना आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप वेट करना। तो ये रेडॉक्स में आप पढ़ना, ठीक है। कुछ गले में कुछ मक्खी वक्खी पता नहीं क्या चली गई अंदर, ठीक है, तो खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। तो हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स है ना, मेरे कुछ गले में कुछ है ना कुछ अटक गया है, ठीक है, तो आप है ना हमको क्लास ना अभी यहीं पे फिनिश करनी पड़ेगी, ठीक है, बाकी कल बात करेंगे, ठीक है, मेरे को खांसी ज्यादा आ रही है, ठीक है। कल बात करते हैं, ठीक है।